नमस्कार। आज हम एक खास दस्तावेज से मिली जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। इसका शीर्षक है झूठे मुकदमों से बचाव, पतियों के लिए एक रणनीति। तो जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद उन पतियों को सलाह देना है जो मानते हैं कि वे अपनी पत्नियों द्वारा दायर झूठे या शायद उत्पीड़नकारी मुकदमों का सामना कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कम या बिना गुजारा भत्ता दिए ही मामला निपट जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये दस्तावेज सिर्फ कानूनी बचाव तक ही सीमित नहीं ऐसा लगता है। इसमें कानूनी दांवपेच तो हैं ही, साथ में वो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव बनाने की भी पूरी एक कह सकते हैं स्ट्रैटेजी बताई गई है। मूल विचार ये है कि पति डरे नहीं, मतलब बचाव की मुद्रा से निकलकर एक सक्रिय बल्कि कहूं तो आक्रामक भूमिका अपनाएं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या सुझाव देता है, मतलब कदम दर कदम। हाँ, तो शुरुआत होती है कानून की समझ से। स्रोत ये तो मानता है कि कई कानून पहली नजर में शायद महिलाओं के पक्ष में ज्यादा दिखते हो। जी बिल्कुल। लेकिन उसका तर्क है कि अगर पति होशियारी से काम ले तो वो भी इन्हीं कानूनों का इस्तेमाल अपने बचाव और यहाँ तक कि पलटवार के लिए भी कर सकते हैं। तो डरने की बजाय स्रोत कहता है कि कानूनी और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों पर ध्यान दो। बिल्कुल। और स्रोत के मुताबिक पत्नियों के मुकदमे दायर करने का एक मुख्य कारण अक्सर पति पर दबाव बनाना होता है, ताकि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल जाए। इसमें कभी कभी आसपास के लोग या शायद रिश्तेदार, उनका भी हाथ हो सकता है, जो शायद उन्हें उकसाते हों कि भाई सेटलमेंट करके कुछ रकम ले लो। और यहीं से स्रोत की जो पहली रणनीति है वो सामने आती है। हाँ, और वो है धैर्य और समय का सही इस्तेमाल। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है, कोर्ट के अंदर कोई भी काम जल्दबाजी का नहीं होता। तो सलाह ये है कि पति को बहुत धैर्य दिखाना चाहिए और मुकदमे को हम लंबा खींचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ समय खींचने से क्या होगा? मतलब स्रोत के अनुसार इसका असर क्या है? इसका सीधा मनोवैज्ञानिक असर बताया गया है। स्रोत का मानना है कि जब पत्नी को फटाफट नतीजे नहीं मिलते हैं, जैसे वो उम्मीद कर रही होती है, सिर्फ अगली तारीख मिलती रहती है, तो उसका हौसला पस्त होने लगता है। इसे स्रोत पहली मनोवैज्ञानिक जीत मानता है, मतलब करीब 25% जीत। समय को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके पत्नी पर दबाव डालना, यही यहाँ मुख्य लक्ष्य बताया गया है। अच्छा, तो धैर्य और समय खींचने के बाद स्रोत कहता है कि सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं है, रवैया भी बदलना होगा। यानी रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रुख अपनाना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब ही ना दें, बल्कि पलटवार करें। स्रोत उदाहरण देता है कि अगर मान लीजिए पत्नी के घर वाले हैं, जैसे भाई या माता पिता, अगर वो पति के साथ कोई बदसलूकी करें या धमकी वगैरह दें, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जवाबी कार्रवाई स्रोत के अनुसार पत्नी का मनोबल और गिरा सकती है, शायद 25% और, जिससे पति की स्थिति उनके हिसाब से 50% मजबूत हो जाती है। अब बात करते हैं गुजारा भत्ता की, यानी मेंटेनेंस। आमतौर पर तो इसका उद्देश्य होता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष है उसे मदद मिले। लेकिन इस मामले में स्रोत की रणनीति काफी अलग सी लग रही है। हाँ, यहाँ भी स्रोत एक खास चाल चलने की सलाह देता है। कहता है कि जैसे ही मेंटेनेंस केस लगे, फौरन कोर्ट में हाजिर ना हो, और अगर कोर्ट मेंटेनेंस देने का आदेश दे भी दे तो एक मुश्त देने के बजाय अपनी कम आय या दूसरी जिम्मेदारियों का हवाला दें, जैसे बूढ़े माँ बाप हैं या भाई बहन, बच्चे। इसे न्यायोचित कारण बताकर बहुत थोड़ी थोड़ी रकम किश्तों में चुकाएं। तो क्या स्रोत ये मानता है कि अदालतें इस तर्क को मान लेंगी? मतलब ये काम करेगा? स्रोत का तो यही मानना है कि अदालतें समझती हैं कि अगर किसी के पास सच में पैसे की कमी है तो एक साथ भुगतान मुश्किल है। इस रणनीति से स्रोत का दावा है कि पत्नी का मनोबल और 25% टूटता है और पति केस में करीब करीब 75% जीत की स्थिति में आ जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो हमने कानूनी दाव पेंच देख लिए, आक्रामक रवैया भी देख लिया, लेकिन स्रोत दिमागी खेल यानी मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी उतना ही जोर दे रहा है, खासतौर पर पति के हाव भाव पर कि वो कैसा दिखे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बताया गया है। स्रोत सलाह देता है कि पति को कोर्ट में या पत्नी के सामने हमेशा खुश और एकदम सामान्य दिखना चाहिए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अपना तनाव या दुख जरा भी जाहिर ना करे, क्योंकि जब पत्नी ये देखती है कि पति पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, वो टूट नहीं रहा बल्कि अपनी जिंदगी में मस्त है, तो उसकी अपनी उम्मीदें टूटने लगती हैं, वो खुद हतोत्साहित हो जाती है। दिलचस्प है। अब मान लीजिए स्रोत के हिसाब से पति 75% जीत की स्थिति में पहुंच गया, तो क्या अब सेटलमेंट की बात करनी चाहिए? नहीं,
स्रोत यहां भी मना करता है। उसका तर्क यह है कि अगर इस स्टेज पर पति सेटलमेंट की पेशकश करेगा तो पत्नी शायद ज्यादा रकम मांग सकती है। सलाह यह है कि जब मामला बिल्कुल आखिरी दौर में हो और पत्नी अपने आरोप साबित नहीं कर पा रही हो, तब पति को सेटलमेंट से साफ इनकार कर देना चाहिए। कहना चाहिए कि आप आरोप साबित कीजिए। और अगर पति बरी हो जाए तब तो मामला खत्म? स्रोत के अनुसार नहीं, यहां से असली पलटवार शुरू करने की सलाह है। बरी होने के बाद पत्नी और शायद उसके जो गवाह थे उनके खिलाफ झूठी गवाही देने, मानहानि करने और षड्यंत्र रचने के लिए जवाबी मुकदमे करें। स्रोत का दावा है कि इससे पत्नी पूरी तरह टूट जाएगी और फिर वो खुद सेटलमेंट के लिए कहेगी। हो सकता है बिना किसी पैसे के या बहुत ही कम रकम पर, या फिर पति चाहे तो इन जवाबी मुकदमों को जारी रखकर उन्हें सबक सिखा सकता है। इसे स्रोत 100% जीत की स्थिति बताता है। और आखिर में एक और बात, स्रोत ये भी कहता है कि समाज में ये संदेश फैलाना चाहिए कि झूठे केस करने वालों को आसानी से बख्शा नहीं जाएगा, ताकि भविष्य में लोग ऐसा करने से डरें। जी, तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत वैवाहिक विवादों में फंसे पतियों के लिए एक बेहद आक्रामक और कहना चाहिए टकराव वाली रणनीति पेश कर रहा है। इसमें कानूनी धैर्य है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, आक्रामक पलटवार है और सामाजिक धारणा का इस्तेमाल भी है। मूल संदेश यही है कि डरो मत, सक्रिय रहो और मजबूत रहो। हाँ, तो हमने इस स्रोत में बताई गई रणनीतियों को काफी विस्तार से समझा। ये रणनीतियां साफ तौर पर कानूनी लड़ाई में एक पक्ष को मजबूती देने पर ही केंद्रित हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और यही एक सवाल शायद सोचने लायक बनता है कि क्या इस तरह की जो बेहद टकराव वाली रणनीतियां हैं वो भले ही किसी एक पक्ष को कानूनी जीत दिला दें, लेकिन क्या लंबे समय में ये पारिवारिक रिश्तों पर और शायद न्याय व्यवस्था में लोगों के भरोसे पर कोई अनचाहा नकारात्मक असर डाल सकती हैं? ये एक विचार करने वाली बात जरूर है।